वेलकम फ्रेंड्स, जय भारत जय हिंदुस्तान। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सैयद वंश को और आज हम इस पूरे टॉपिक को खत्म करेंगे। देखिए, अब तक हमने दिल्ली सल्तनत में 3 वंश को खत्म कर लिया है और हम चौथे वंश यानी कि सैयद वंश में आ गए हैं। इसके पहले मैं बता चुका हूं कि दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हैं। पहला वंश गुलाम वंश, दूसरा वंश खिलजी वंश, तीसरा वंश तुगलक वंश, चौथा वंश जिसे आज हम खत्म करेंगे वो है सैयद वंश और अंतिम वंश के रूप में हम लोदी वंश को देखेंगे। और इसमें देखिए, गुलाम वंश का जो टाइम पीरियड है वो 1206 टू 1290 एडी, खिलजी वंश का 1290 टू 1320 एडी, उसके बाद तुगलक वंश का 1320 टू 1414 एडी और फिर सैयद वंश का 1414 टू 1451 एडी और अंतिम वंश देखेंगे, 5वां वंश दिल्ली सल्तनत का जो हम आगे पढ़ेंगे लोदी वंश को, उसका टाइम पीरियड होगा 1451 एडी से लेकर 1526 एडी तक। और 1526 एडी में बाबर आ जाएगा भारत में और अंतिम लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी को हराकर, वो जो कि पानीपत का पहला बैटल होगा एक तरह से, और उसमें वो इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल सल्तनत की स्थापना कर देगा। तो आज हम सैयद वंश को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए, सैयद वंश को जानने का जो महत्वपूर्ण सोर्स है, हाँ, वो है महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत आप कह लें तो वो है तारीख़ मुबारक शाही। ठीक है, जो लिखा गया है याहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा। ठीक है, ये बुक जो लिखी गई है ये याहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा लिखी गई है। ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स और इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल सोर्स है सैयद वंश को जानने का। और यही नहीं, तारीख़ मुबारक शाही जो है इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलता है जो सैयद वंश का दूसरा शासक है मुबारक शाह, उसके शासनकाल का भी। ठीक है, और इसी ने मुबारक शाह ने याहिया बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण भी दिया था, आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं सैयद वंश को। अगर सैयद वंश के शासकों को देखें तो देखिए, फाउंडर खिज़र खान है, इसी से हम शुरू करेंगे। ठीक है, और इसके 2 बेटे थे, मुबारक शाह और फरीद। तो दूसरा जो शासक बनेगा वो मुबारक शाह बनेगा, दूसरा बेटा इसका फरीद शासक नहीं बनेगा। ठीक है, बनेगा इसका फरीद का बेटा मोहम्मद शाह और अंतिम शासक बनेगा अलाउद्दीन आलम शाह। अंतिम शासक जो बनेगा वो बनेगा अलाउद्दीन आलम शाह। ये मैं लिख देता हूँ, छूट गया है, अलाउद्दीन आलम शाह। और इसका शासनकाल होगा, देखिए, 1445 एडी से लेकर 1451 एडी तक। इसके बाद लोदी वंश आ जाएगा 1451 से। तो इस तरह से खिज़र खान, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह ये शासक हैं सैयद वंश के। ठीक है, 4 शासक हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, खिज़र खान फाउंडर है, उसके बाद खिज़र खान के 2 बेटे मुबारक शाह और फरीद। मुबारक शाह दूसरा शासक बनता है। ठीक है, और इसका दूसरा बेटा खिज़र खान का फरीद ये शासक नहीं बनेगा। ठीक है, मुबारक शाह के बाद तीसरा शासक जो बनेगा वो बनेगा फरीद का बेटा मोहम्मद शाह, यानी खिज़र खान का ग्रैंडसन और मुबारक शाह का नेफ्यू। और उसके बाद अंतिम शासक जो बनेगा वो बनेगा मोहम्मद शाह का बेटा अलाउद्दीन आलम शाह। तो इस तरह से खिज़र खान, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह, इन 4 शासकों को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज के वीडियो में, और इस तरह से पूरा सैयद वंश खत्म होगा। अब देखिए, हम बात करते हैं फाउंडर की, खिज़र खान की। यहीं से शुरुआत करेंगे, जो कि फाउंडर है। तो याद रखना है, फाउंडर है 1414 एडी में दौलत खान लोदी को हराकर, दौलत खान को, ठीक है, लोदी कह रहा हूं, दौलत खान को हराकर ये सैयद वंश की स्थापना कर देगा। ठीक है, 1414 एडी में, यहां पे भी दे चुका हूं मैं 1414। देखिए, अब ये शासनकाल भी समझ लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। 1414 से 1421 खिज़र खान, 1421 से
1434 मुबारक शाह, फिर मोहम्मद शाह 1434 से 1445 और अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1451 AD। अब इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, समझिएगा कि देखिए इन तीनों का, खिज़्र खान, मुबारक शाह और मोहम्मद शाह के शासनकाल का जो अंत है, ठीक है, वो इनकी मृत्यु के साथ ही होता है, यानी ये इनके मृत्यु का भी डेट है। लेकिन अलाउद्दीन आलम शाह जो अंतिम शासक है, ये सैयद वंश का ऐसा शासक है जिसके शासनकाल का अंत इसकी मृत्यु से नहीं होता है। 1451 में ये बहलोल लोदी आकर दिल्ली सल्तनत को कंट्रोल कर लेगा अलाउद्दीन आलम शाह से, ठीक है, और ये स्वतः छोड़ देगा, कहा जाता है, शासन उसके फेवर में। कोई अगर वो आके कंट्रोल करता है तो ये एक तरह से अपनी सहमति ही जताता है, एक तरह से कहा जाता है कि थाली में सजाकर इसने दे दिया था, ठीक है, और खुद चला गया था बदायूं रहने। तो ये इसके शासनकाल का अंत तो है, लेकिन इसकी मृत्यु की तिथि 1451 नहीं है। तो यहाँ से भी एक सवाल बन सकता है कि सैयद वंश में वो कौन सा ऐसा शासक या सुल्तान था जिसके शासनकाल का अंत उसकी मृत्यु से नहीं होता। तो अलाउद्दीन आलम शाह मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से सवाल बनेगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम खिज़्र खान की बात कर रहे हैं, ये फाउंडर है, 1414 AD में फाउंड करता है। कैसे फाउंड करेगा अभी हम इस पर चर्चा करेंगे, थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले लें। इसके पिता का नाम मलिक सुलेमान था जो गवर्नर थे मुल्तान के। मुल्तान आज के पाकिस्तान प्रांत में, यहाँ पे मुल्तान होगा, ठीक है, गवर्नर थे। उस समय भारत का अंग था, पार्ट था पाकिस्तान, ठीक है। तो इनकी जब मृत्यु हो जाती है तो खिज़्र खान को, इसी खिज़्र खान को FST द्वारा फिर मुल्तान का गवर्नर बना दिया जाता है। देखिए मैंने एरो दिया हुआ है, FST का मतलब फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ये बना दिया जाता है। जो कि फिरोज शाह तुगलक कौन था? तुगलक वंश का शासक था। तुगलक वंश के बाद ही तो शुरू होगा सैयद वंश। देखिए कुछ दिनों तक गवर्नर रहेगा, कुछ समय तक, कौन? ये खिज़्र खान मुल्तान का। लेकिन उसके बाद राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि उसे वो पद खोना पड़ता है और बाद में 1398 में जब तैमूर लंग का आक्रमण होगा, ये मैंने बताया था तुगलक वंश के समय तैमूर लंग का आक्रमण होता है दिल्ली सल्तनत पे, ठीक है। उसके बाद उस समय ये सहयोगी बन जाता है तैमूर लंग का। अब आप समझिए कि तैमूर लंग का आक्रमण किसके समय हुआ था? तो तुगलक वंश में हुआ था तैमूर लंग का आक्रमण, और तुगलक वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद के समय हुआ था, ठीक है, तैमूर लंग का आक्रमण दिल्ली सल्तनत पे। और उसके बाद दिल्ली सल्तनत बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसको समझिए कि तैमूर था क्यों, कौन, और जिसने आक्रमण किया था। तो देखिए तैमूर जो था ये तुर्क मंगोल रूलर था, तुर्क मंगोल था ये, और इसने क्या किया था? तिमूरी, तैमूरी कहिए, तिमूरीद इंग्लिश में कहा जाता है, इंग्लिश में तिमूरीद कहा जाता है, तिमूरीद, तिमूरीद अंपायर, तिमूरीद अंपायर, हिंदी में तैमूरी अंपायर का, तैमूरी साम्राज्य इसने बसाया था। अब तैमूर लंग जो था मंगोल था और इसने तैमूरी साम्राज्य कहाँ एस्टैब्लिश किया था? तो देखिए इसने ये ईरान वाले क्षेत्र में, हाँ एक तरह से आप देखिए मैं बता देता हूँ, ये ईरान का क्षेत्र है, ठीक है, ये ईरान का क्षेत्र है, यहाँ था उसका, कुछ ईरान के क्षेत्र में था, कुछ ये इराक के क्षेत्र में था, ठीक है, कुछ सेंट्रल एशिया, देखिए अफगानिस्तान के ऊपर ये सेंट्रल एशिया है, तो सेंट्रल एशिया के क्षेत्र में था। तो इस तरह से ईरान, सेंट्रल एशिया, कुछ अफगानिस्तान में भी था तैमूरीद अंपायर, ठीक है, या तैमूरी अंपायर। तैमूर लंग इसको कहा जाता था, लंगड़ा था, ठीक है, तैमूर द लेम भी कहा जाता था, ठीक है। तो तैमूर लंग 1398 AD में आता है और ये सिंधु नदी को पार करता हुआ दिसंबर 1398 में कहा जाता है, दिसंबर ये सिंधु नदी है, तो ये सिंधु नदी, थोड़ा सा और इधर कर लीजिए, ये सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी है, ऐसे ये सिंधु नदी होगा इस तरह से, इस सिंधु नदी। तो दिसंबर
98, कहीं 17 दिसंबर मिलेगा, कहीं आपको 18 दिसंबर मिलेगा। तो ये दिसंबर 1398 में आएगा। यही अपने तिमुरिद अम्पायर जो है सेंट्रल एशिया, ईरान, अफगानिस्तान, इराक में फैला हुआ है, ठीक है। तो ये आएगा और ये अटैक कर देगा, मुल्तान उल्तान होते हुए ये पहुंच जाएगा, ये दिल्ली सल्तनत पे अटैक करेगा और करीब 15 दिनों तक ये कत्लेआम करता है यहाँ आकर, ठीक है। 15 दिनों तक कत्लेआम करेगा और 15 दिन दिल्ली में पूरा मैस्कर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, कत्लेआम करेगा। और उसके बाद पूरी तरह से दिल्ली सल्तनत को, यानी कि दिल्ली सल्तनत का उस समय तुगलक वंश था, तो पूरी तरह से तुगलक वंश को नेस्तनाबूद करते हुए ये वापस चला जाएगा 1 जनवरी 1399 एडी को ये वापसी इसकी हो जाएगी। तो तैमूर की वापसी का अगर डेट इसकी वापसी का अगर आप देखें, तैमूर की वापसी इसकी वापसी अगर है, तो अगर वापसी कब होगी, 1 जनवरी 1399 को एडी को, ठीक है। तो ये तैमूर की वापसी का समय है। तैमूर जब वापस जाने लगता है, तैमूर लंका सहयोगी है, कौन? खिज्र खान। कब? जब तैमूर लंका आक्रमण होता है दिल्ली सल्तनत पर, और उस समय शासन कौन कर रहा था? नसरुद्दीन महमूद। ये पूछा जाता है कि तैमूर लंका आक्रमण किसके शासनकाल के दौरान हुआ? तो अंतिम तुगलक शासक नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल के समय हुआ। ये मैं तुगलक वंश पढ़ा रहा था, वहां पे मैं बता चुका हूं। और अगर पूछा जाए कि तैमूर का आक्रमण किस वंश के समय हुआ दिल्ली सल्तनत के, तो आप कहेंगे तुगलक वंश के समय, ठीक है, तुगलक वंश के समय हुआ था। तो ये आपको जानना था। अब देखिए, ये जब 1 जनवरी 1999 को वापस जाएगा तैमूर, तो ये क्या करेगा कि खिज्र खान को गवर्नर बना देगा। ये गवर्नर बना देगा, गवर्नर कहें या रूलर कहें, देखिए यहाँ लिख दिया है मैंने, यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। खिज्र खान को ये तैमूर ने रूलर बनाया, कहाँ का? दीपालपुर, मुल्तान और लाहौर का। दीपालपुर, मुल्तान और लाहौर का तैमूर ने रूलर या गवर्नर बना दिया वापसी के समय। अब ये जो है, ये मुल्तानपुर, लाहौर, ये जो पाकिस्तानी पंजाब है, देखिए पाकिस्तानी पंजाब, इसी में पड़ेगा दीपालपुर, यहाँ पे लाहौर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे मुल्तान हो जाएगा, फिर आपको इधर लाहौर हो जाएगा, और इसी पाकिस्तानी पंजाब में तीनों क्षेत्र पड़ेंगे, दीपालपुर, मुल्तान और लाहौर। तो इसका रूलर या आप कहें गवर्नर या सूबेदार हिंदी में कह सकते हैं, बनाकर ये वापस चला जाएगा तैमूर लंग। और उसके बाद, इसके वापस जाने के बाद 1399 में वापसी है तैमूर की, और 1414 एडी में ये यहाँ पर दिल्ली सल्तनत को अपने कब्जे में कर लेगा, ठीक है। मतलब जब तैमूर का आक्रमण होता है तो तुगलक वंश उस समय चल रहा था, नसरुद्दीन महमूद का शासनकाल चल रहा था। 1398 में आता है, लेकिन उस समय भी, जाने के समय भी नसरुद्दीन महमूद का शासनकाल तो चल ही रहा है, लेकिन बिल्कुल नेस्तनाबूद कर चुका है उसके शासन को, उसकी सत्ता को। पूरा तुगलक वंश खात्मे की तरफ है, तो पूरा खत्म होते होते कुछ समय लगेगा, और इस तरह 1414 तक का समय लगता है, ठीक है। 1399 में ये जाता है, 1320 से 1414 तक तुगलक वंश है। 1399 में 1 जनवरी 1399 में तैमूर की वापसी होती है। उसके बाद 1414 तक ही चल पाता है तुगलक वंश, और 1414 में यही खिज्र खान, जो कि जिसे तैमूर ने दीपालपुर, मुल्तान और लाहौर का रूलर बनाया था या गवर्नर बनाया था, वही कैप्चर कर लेगा दिल्ली को, और इस तरह से ये स्थापना कर देगा सैयद वंश की। तो फाउंडर सैयद वंश का मैंने बता ही दिया कि फाउंडर है कौन, तो फाउंडर है खिज्र खान, ठीक है। तो ये बात हो गई कि ये फाउंडर है। अब आगे देखिए कि जब ये फाउंड कर देगा, स्थापना कर देगा सैयद वंश का, तो ये सुल्तान अपने आप को नहीं कहेगा, ठीक है। ये क्या कहेगा अपने आप को? रैयते आला। ध्यान रखिएगा,
ये आता है एग्जाम में, सैयद वंश में कि किस शासक ने अपने आप को रैयते आला कहा? तो रैयते आला कहा था खिज्र खान ने। रैयते आला का मतलब ये एक तरह से प्रतिनिधि है किसका? तैमूर या तैमूर के पुत्र शाहरुख का। ये उसके प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा है, अपने आप को प्रतिनिधि मानता है, क्योंकि इसको तैमूर सौंप के गया था दीपालपुर, मुल्तान और लाहौर। तो कहता है कि मैं अभी भी उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे ही काम कर रहा हूं, मैं सुल्तान नहीं हूं। ठीक है, तो एक तरह से ये फाउंडर तो है सैयद वंश का, और सैयद वंश का प्रथम शासक भी है, लेकिन ऑफिशियली देखा जाए तो ये सैयद वंश का प्रथम सुल्तान नहीं है। सैयद वंश के प्रथम सुल्तान की जब बात आएगी तो हम इसके दूसरे शासक मुबारक शाह की बात करेंगे, क्योंकि सैयद वंश का ये प्रथम शासक होगा जिसने अपने आप को सुल्तान की उपाधि दी। इसने खुतबा भी पढ़वाया अपने नाम से, और इसने अपने नाम के सिक्के भी चलाए। जबकि आप देखेंगे कि खिज्र खान क्वाइंस अपने नाम से नहीं चलाता। क्वाइंस पे ये तुगलक, जो पुराने क्वाइंस हैं तुगलक शासकों के नाम रहने देता है। ठीक है, जो नए सिक्के आएंगे उसमें तैमूर और शाहरुख का नाम ये डलवाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नए सिक्कों पे तैमूर और शाहरुख का नाम डलवा देगा। अपने समय इसने जो गेन किया, देखिए इसको दीपालपुर, मुल्तान, लाहौर तो दे के ही गया था। इसके अनुसार इसके बाद इसने पंजाब और सिंध, ये देखिए ये पंजाब हो जाएगा, सिंध ये वाला क्षेत्र सिंध हो जाएगा, ये सिंध, ये सब ये अपने कंट्रोल में कर देगा, कर लेगा। लेकिन कुछ क्षेत्रों को ये खो भी देगा। तो लॉस्ट इसके समय क्या क्या हुए? तो बंगाल, ये देखिए बंगाल, गुजरात, ये गुजरात का क्षेत्र जो है ये खो जाएगा, हाथ से निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद दक्कन, ये आपको दक्कन का क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, खानदेश, ये खानदेश हो जाएगा। ठीक है, जौनपुर, उत्तर प्रदेश में ये जौनपुर होगा। ठीक है, मालवा, ये मालवा का क्षेत्र, यहाँ मालवा का क्षेत्र, ये मालवा का क्षेत्र हो जाएगा, ये वाला। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कुछ गेन भी करेगा, ये कुछ क्षेत्रों को वो अपने अधीन भी करेगा और कुछ क्षेत्रों को ये खो भी देगा। तो बस ये इससे उतना आपको नहीं मिलने वाला है इससे सवाल, लेकिन बस जानने के लिए था। इसके डेथ के समय, डेथ इसकी होती है 1421 AD में। शोक मनाया जाता है कैसे? काले वस्त्र में लोग शोक मनाते हैं। ऐसा किसने कहा? फरिश्ता एक इतिहासकार है, वो कहता है कि जब इसकी मृत्यु 1421 AD में होगी तो लोग काले वस्त्र पहनकर शोक मनाएंगे। फरिश्ता ने ही इसको न्यायप्रिय और उदार भी कहा है। ठीक है, फरिश्ता ने इसको न्यायप्रिय और उदार भी कहा है। और एक बात और, खिज्र खान सैयद वंश के शासकों में इसको सबसे कॉम्पिटेंट माना गया है। इसको आप लिख सकते हैं मोस्ट कॉम्पिटेंट, मोस्ट कॉम्पिटेंट, सबसे ज्यादा योग्य, सबसे योग्य, सबसे प्रतापी भी और योग्य भी सैयद वंश के शासकों में। तो ये सवाल आ सकता है कि सैयद वंश के शासकों में सब, हालांकि किसी का भी उतना बड़ा अचीवमेंट नहीं है जैसे पहले के दिल्ली सल्तनत के शासकों का था, लेकिन सैयद वंश के शासकों में इसे सबसे प्रतापी, सबसे योग्य यानी सबसे कॉम्पिटेंट माना गया है। ठीक है, सबसे नाकारा अगर कहें तो अलाउद्दीन आलम शाह। सवाल आता है कि सैयद वंश के शासकों में सबसे योग्य शासक कौन था? तो आप कहेंगे खिज्र खान। तो ये सवाल बन जाएगा। अब देखिए एक बार जल्दी जल्दी हम लोग इसे रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, सैयद वंश, देखिए सैयद वंश चौथा वंश था दिल्ली सल्तनत का। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश के बाद, ठीक है, इसके बाद लोदी वंश आ जाएगा जो कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश होगा। सैयद वंश को जानने का जो ऐतिहासिक स्रोत है वो तारीख़ मुबारक शाही है। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा। अब याहिया बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण किसने दिया था? तो मुबारक शाह, आगे भी हम देखेंगे, जो कि दूसरा शासक है और प्रथम ऑफिशियल, मतलब ऑफिशियली ये प्रथम सुल्तान है औपचारिक रूप से। ठीक है, इसी ने संरक्षण दिया था। और तारीख़ मुबारक शाही में याहिया बिन सरहिंदी ने मुबारक शाह के शासनकाल की भी पूरी जानकारी दी है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी है। तो सैयद वंश के जानने का महत्वपूर्ण सोर्स है, ऐतिहासिक स्रोत है, और मुबारक शाह के शासनकाल की पूरी जानकारी है तारीख़ मुबारक शाही में, मैंने ये बता दिया था। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो खिज्र
के पिता का नाम मलिक सुलेमान, ये मुल्तान के गवर्नर हुआ करते थे। मुल्तान इसी क्षेत्र में पड़ेगा, ठीक है, और मुल्तान के गवर्नर हुआ करते थे। इनकी मृत्यु के बाद फिरोज शाह तुगलक के दौर में, हाँ, तीसरा जो तुगलक सुल्तान था उसके दौर में खिज़्र खान को इसकी मृत्यु के बाद, मलिक सुलेमान की मृत्यु के बाद बना दिया जाता है मुल्तान का गवर्नर। लेकिन राजनीतिक परिस्थितियां कुछ ऐसी बनती है कि ये पद छिन जाता है और फिर तैमूर का जब आक्रमण होगा 1398 में, तो ये सहयोगी बन जाएगा उस आक्रमण में, और इसके सहयोग से खुश होकर तैमूर जब 1 जनवरी 1399 AD को वापस जाता है, ठीक है, तो उसे दीपालपुर, मुल्तान और लाहौर की जिम्मेदारी सौंपते हुए जाता है। और बाद में क्या करेगा, 1414 में यही खिज़्र खान, हाँ, सैयद वंश की स्थापना कर देगा। लेकिन स्थापना के बाद भी सुल्तान की उपाधि नहीं लेता। पूछा जाएगा कि सैयद वंश का वो सुल्तान जिसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली, हाँ, उसने, तो ये आप कहेंगे खिज़्र खान, सैयद वंश का वो सुल्तान जिसने अपने आप को रैयत आला कहा। तो रैयत आला किसने कहा भाई? खिज़्र खान ने। रैयत आला का मतलब रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि या जागीरदार या सामंत, आप जो भी कह लें। और ये किसका प्रतिनिधि अपने आप को कहता था? शाहरुख का, तैमूर के पुत्र शाहरुख का। और प्रति वर्ष ये कर भी भेजता था, एक तरह से टैक्स भेजता था शाहरुख को, ठीक है, प्रति वर्ष ये शाहरुख को कर भी भेजता था, खिज़्र खान टैक्स भेजता था, ठीक है। तो ये हो गया। इसने क्वाइंस पे तुगलक शासकों के नाम रहने दिए अपने नाम के, चूंकि अपने आप को सुल्तान मानता ही नहीं था, तो तुगलक शासकों जो क्वाइंस पहले के थे तुगलक वंश के, उसको रहने दिए, उस पर तुगलक शासकों के नाम रहने दिए। बाद में जो नए सिक्के हैं उस पर उसने तैमूर और शाहरुख के नाम, तैमूर और उसके बेटे शाहरुख का नाम लिखवाया। अपने नाम से सिक्के नहीं चलाए। अपने समय में इसने पंजाब, मुल्तान, सिंध को गेन किया, ठीक है, खो दिया बंगाल, गुजरात, दक्कन, खानदेश, जौनपुर, मालवा को। डेथ 1421 AD में। डेथ के समय फरिश्ता के अनुसार लोगों ने काले वस्त्र में शोक मनाया, और फरिश्ता के अनुसार ही ये बहुत ही न्यायप्रिय और उदार था। तो ये भी आ जाएगा कि सैयद वंश के शासकों में फरिश्ता ने किसे उदार और न्यायप्रिय बताया है? तो खिज़्र खान को। तो इस तरह से हमने खिज़्र खान को पढ़ लिया, और आगे हम इन 3 शासकों को पढ़ने वाले हैं, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह को। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और उसे देखते हैं, तब तक आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। लेट्स मूव ऑन एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रेस्ट ऑफ द रूलर्स ऑफ सैयद डायनेस्टी, एंड दे आर मुबारक शाह, मोहम्मद शाह एंड अलाउद्दीन आलम शाह। देखिए, खिज़्र खान फाउंडर है, इसको हमने देख लिया। खिज़्र खान के 2 बेटे मैंने पहले भी बताया है, मुबारक शाह और फरीद, जिसमें मुबारक शाह शासक बनेगा, दूसरा शासक फरीद फिर शासक नहीं बनेगा। उसके बाद फरीद का बेटा मोहम्मद शाह बनेगा, फिर उसका बेटा अलाउद्दीन आलम शाह बनेगा। तो इस तरह से अब हम मुबारक शाह को, मोहम्मद शाह को और अलाउद्दीन आलम शाह को देखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं किसे? मुबारक शाह को। ये दिल्ली सल्तनत सैयद वंश का दूसरा शासक, ठीक है, खिज़्र खान का पुत्र है ये, ठीक है। ये खिज़्र खान का, यहीं से मैं बता रहा हूँ, खिज़्र खान के 2 बेटे मुबारक शाह और फरीद। तो दूसरा जो शासक बनेगा सैयद वंश का वो मुबारक शाह बनेगा, ठीक है। फरीद नहीं बनेगा, फिर फरीद का बेटा मोहम्मद शाह बनेगा और उसका बेटा फिर अलाउद्दीन आलम शाह बनेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए मुबारक शाह जो है, देखिए यहाँ पर मुबारक शाह शासक बनेगा तो शाह की उपाधि लेगा। उसके बाद ये खुद को सुल्तान कहेगा, खुद को सुल्तान, यानी कि ये एक तरह से देखा जाए तो ऑफिशियली सैयद वंश का प्रथम सुल्तान होगा, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया कि खिज़्र खान जो फाउंडर है इसने अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं किया था, बल्कि रैयत आला की उपाधि के साथ शासन कर रहा था। ये तैमूर के पुत्र शाहरुख मिर्जा के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में शासन कर रहा था, ठीक है। रैयत आला का मतलब कि उसके प्रतिनिधि के रूप में शासन कर रहा है, किसी का प्रतिनिधि है। तो किसका प्रतिनिधि था खिज़्र खान? तैमूर के पुत्र शाहरुख मिर्जा का, ठीक है। तो एक तरह से इसने सुल्तान घोषित नहीं किया, लेकिन मुबारक शाह ने, देखिए, शाह की उपाधि भी ली,
और खुद को सुल्तान भी कहा। इसने खुद के नाम का खुतबा पढ़वाया और कॉइन्स पे मुबारक शाह यानी कि अपना नाम दिया। अब देखिए कंपेयर कर लीजिए, मुबारक शाह ने खुतबा कौन पढ़वाता है, तो खुतबा सुल्तान के द्वारा पढ़वाया जाता है, ठीक है। इसने खुतबा भी पढ़वाया अपने नाम का और कॉइन्स भी इशू किए। कॉइन कौन इशू करता है, कहते हैं ना कि वहां मेरे नाम का सिक्का चल रहा है यानी मेरी अथॉरिटी है, जिसकी अथॉरिटी है उसके नाम का सिक्का है यानी उसका शासन है। खुतबा का भी मतलब मैंने पहले बताया हुआ है। खुतबा इस्लाम में क्या होता है कि किसी विशेष अवसर पर, धार्मिक अवसर हो या त्योहार हो, उस अवसर पर पैगंबर मोहम्मद की प्रशंसा में कुछ चीज़ें बताई जाती हैं जो इस्लामिक धर्म गुरु होते हैं उनके द्वारा, ठीक है। और उसमें तत्कालीन शासक का भी नाम लिया जाता है, ठीक है। तो जब ये खुतबा पढ़वाता है यानी कि अपने नाम का खुतबा का मतलब कि जब खुतबा पढ़ा गया उसमें इसका नाम होगा मुबारक शाह का उस समय, ठीक है। जब खुतबा पढ़ा गया होगा तो तत्कालीन शासक मुबारक शाह का नाम भी इस खुतबे में होगा, इसलिए ये शासक है, ठीक है, यानी सुल्तान है। तो इस तरह से ये कहा जाता है कि इसने खुद के नाम का खुतबा पढ़वाया और कॉइन्स भी इसने अपने नाम मुबारक शाह के नाम से कॉइन्स यानी सिक्के भी चलाए। तो प्रथम सुल्तान अगर आपसे पूछा जाए कि संस्थापक कौन था तो खिज्र खान, लेकिन प्रथम सुल्तान अगर ऑफिशियली पूछा जाए सैयद वंश का तो मुबारक शाह, क्योंकि इसी ने अपने आप को सुल्तान घोषित किया। खिज्र खान ने सुल्तान घोषित खुद को नहीं किया था। दूसरी बात कंपेयर करने के लिए है कि खिज्र खान ने अपने नाम का सिक्का नहीं चलाया। उसने जो तुगलक शासक थे, पहले के जो सिक्के थे इसके पास तुगलक शासकों के समय के, उसको उसने रहने दिया, ठीक है, उसको बदला नहीं, उस पे तुगलक शासकों के नाम रहने दिया और नए जो सिक्के चलाए उस पे उसने तैमूर और उसके बेटे शाहरुख का नाम लिखवाया। तो अपने नाम के सिक्के भी इसने नहीं चलाए थे, जबकि मुबारक शाह जो है वो सिक्का भी चलाता है। तो ये भी सवाल बनेगा कि सैयद वंश का वो प्रथम शासक जिसने अपने नाम से सिक्के चलाए तो मुबारक शाह। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ, उसके बाद देखिए डीएस में प्रथम बार 2 हिंदू अमीरों की चर्चा हुई है। डीएस स्टैंड्स फॉर दिल्ली सल्तनत, यानी मुबारक शाह के समय हिंदू अमीरों की चर्चा हुई है। तो वो प्रथम सुल्तान दिल्ली सल्तनत का, यहां सिर्फ सैयद वंश का नहीं, दिल्ली सल्तनत का वो प्रथम सुल्तान जिसके समय कुछ हिंदू अमीर भी थे, अमीर नोबल्स, ठीक है। तो 2 हिंदू अमीरों की बिल्कुल चर्चा की जाती है इसके समय में। तो ये मुबारक शाह का नाम यहां पर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, कि दिल्ली सल्तनत का वो प्रथम सुल्तान जिसके समय हिंदू अमीरों की चर्चा होती है यानी नोबल्स की चर्चा होती है, तो मुबारक शाह, ठीक है। या आपसे पूछा जाए वो वंश, अगर मुबारक शाह ना पूछ के ये पूछ लिया जाए वो वंश जिसमें हिंदू अमीरों की चर्चा, देखिए ऑफिशियल अलग बात हो गई, वो अमीर नहीं हुए, ठीक है ना, हिंदू नोबल्स यानी अमीरों की चर्चा तो सैयद वंश के समय होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए यमुना नदी के किनारे, ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना, ये एक शहर बसाता है मुबारकबाद। कौन? मुबारक शाह मुबारकबाद नाम का शहर बसा देता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार आया है एग्जाम में, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कई बार एग्जाम में आया है, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन सा शहर बसाया मुबारक शाह ने? तो मुबारकबाद। कहाँ बसाया? यमुना के किनारे, ठीक है। अब इसने संरक्षण भी दिया, पैट्रनेज दिया, किसको संरक्षण दिया? याहिया बिन अहमद सरहिंदी को। देखिए ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूछा जा चुका है कई बार। याहिया किसको संरक्षण दिया मुबारक शाह ने? याहिया बिन अहमद सरहिंदी। और इसने कौन सी किताब लिखी याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने? तो इसने किताब लिखी, मैं पहले ही अभी बता चुका हूं, तारीखे मुबारक शाही, याहिया बिन अहमद सरहिंदी की ही लिखी हुई है। और इस तारीखे मुबारक शाही में मुबारक शाह के शासनकाल की
बात तो कही ही गई है, यानी इंफॉर्मेशन है। अगर आपसे पूछा जाए मुबारक शाह के शासनकाल का इंफॉर्मेशन कहाँ मिलता है, तो या तारीख मुबारक शाही में, जो कि याहिया बिन अहमद सरहिंदी द्वारा लिखी गई है। और यही नहीं, अभी अभी मैंने बताया कि ये ऐतिहासिक स्रोत भी है सैयद वंश को जानने का, यानी कि हिस्टोरिकल सोर्स टू नो अबाउट द सैयद डायनेस्टी। क्या है वो? तो तारीख मुबारक शाही। लिखा किसके द्वारा गया है? याहिया बिन अहमद सरहिंदी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी को किसने दिया संरक्षण? तो मुबारक शाह ने। तो इस तरह से हमने जान लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए मुबारक शाह, यहां पर मुबारक थोड़ा मोहम्मद शाह। अब देखिए यहां पर आगे, अब देखिए खिज्र खान फाउंडर, उसका बेटा मुबारक शाह दूसरा शासक होता है। लेकिन खिज्र खान के दो बेटे हैं, दूसरा बेटा फरीद है। पहला बेटा मुबारक शाह है जो दूसरा शासक बनता है और प्रथम सुल्तान बनता है ऑफिशियली, लेकिन फरीद शासक नहीं बनेगा, फिर इसका बेटा बनेगा मोहम्मद शाह। यानी कि मोहम्मद शाह जो है ये खिज्र खान का ग्रैंड सन है और नेफ्यू यानी कि भतीजा है मुबारक शाह का। ठीक है, अब मोहम्मद शाह का शासनकाल 1434 से 1445 एडी तक चलता है। इसका भी मैं बता ही चुका हूं पहले, 1421 से 1434 तक इसका शासनकाल है। ठीक है, और इसका 1434 से 1445 तक चलेगा। ठीक है, एडी तक यानी ईस्वी तक। देखिए अब क्या होता है, शासक है पहले मुबारक शाह। अब मोहम्मद शाह क्या करेगा? इसी के मुबारक शाह के वजीर सरवरुल मुल्क के साथ षड्यंत्र करेगा, मोहम्मद शाह के साथ मिलकर। मोहम्मद शाह जो है ये सरवरुल मुल्क जो वजीर है मुबारक शाह का, सरवरुल मुल्क कौन है? मुबारक शाह का वजीर है। इसके साथ मिलकर षड्यंत्र करेगा और मुबारक शाह की हत्या हो जाएगी 1334 में इस षड्यंत्र के तहत। और फिर शासक कौन बन जाएगा? यही मोहम्मद शाह। ठीक है, अब मोहम्मद शाह शासक बन जाता है। ठीक है, लेकिन मोहम्मद शाह को चूंकि ये हेल्प कर रहा है सरवरुल मुल्क, ठीक है, और इसने हेल्प किया है इसकी हत्या में भी, मुबारक शाह की हत्या में और शासक बनने में भी, तो अब एक तरह से मोहम्मद शाह जो है, ये सारे कमजोर शासक हैं। आप अगर देखें तो चाहे मुबारक शाह हो, मोहम्मद शाह हो, जितने भी शासक हैं, या फिर अलाउद्दीन आलम शाह हो अंतिम शासक, सब बहुत ही नाकारा थे। ठीक है, अब ये कठपुतली बन जाएगा मोहम्मद शाह सरवरुल मुल्क के हाथ की। इसका सरवरुल मुल्क का एम्बिशन, महत्वाकांक्षाएं इसकी बढ़ने लगेंगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑफिसेस पे इसका कंट्रोल हो जाएगा। ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा मोहम्मद शाह और बाद में सरवरुल मुल्क की हत्या करा देगा। ठीक है, सरवरुल मुल्क की हत्या करा देगा और इसकी जगह कमाल उल मुल्क को ये अपना वजीर बना देगा। ठीक है, तो ये तो जानकारी थी कि शासक कैसे बना ये मोहम्मद शाह। मुबारक शाह की हत्या करा देता है ये सरवरुल मुल्क के साथ मिलकर। सरवरुल मुल्क कौन था? ये वजीर था किसका? मुबारक शाह का। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए इसी के समय मोहम्मद शाह के समय मालवा का शासक जो है महमूद खिलजी, मालवा यहाँ पे पड़ेगा लगभग, महमूद खिलजी जो है वो आक्रमण करता है। लेकिन फिर इस आक्रमण में के बाद इसको मोहम्मद शाह को सहयोग मिल जाता है बहलोल लोदी का। ध्यान रखिएगा, ये आता है कि किसने, जब महमूद खिलजी का आक्रमण हुआ था तो किसने मदद की थी? बहलोल लोदी। तो मोहम्मद शाह की मदद किसने की थी? तो बहलोल लोदी ने। और बहलोल लोदी उस समय सरहिंद का, मोहम्मद शाह के समय सरहिंद का गवर्नर हुआ करता था। ये सरहिंद भारतीय पंजाब में पड़ेगा। ठीक है, सरहिंद पड़ेगा भारतीय पंजाब में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो महमूद खिलजी जो मालवा का शासक है, जब वो आक्रमण करता है मोहम्मद शाह के समय, उस समय बहलोल लोदी जो है ये हेल्प करता है इसकी और महमूद खिलजी हार जाता है। बाद में हालांकि महमूद खिलजी के साथ कहा जाता है कि संधि भी हो गई थी मोहम्मद शाह की। ठीक है, अब इस बहलोल लोदी जो सहयोग करता है इस आक्रमण के समय, तो बहलोल लोदी से बहुत खुश होता है कौन? मोहम्मद शाह। ठीक है, और इसको ये अपना पुत्र कहता है और इसको उपाधि देता है खाने खाना की। दो बातें, जब
मालवा के शासक महमूद खिलजी का आक्रमण होता है दिल्ली सल्तनत पर। यह आक्रमण मोहम्मद शाह के समय होता है, लेकिन इस आक्रमण के समय मोहम्मद शाह की मदद कौन करता है? बहलोल लोदी, जो कि सरहिंद का गवर्नर था उस समय, ठीक है। और इससे क्या होता है कि ये महमूद खिलजी को हरा दिया जाता है। बाद में महमूद खिलजी के साथ ट्रीटी भी हो जाती है, संधि भी हो जाती है, और बहलोल लोदी के सहयोग से ये मोहम्मद शाह क्या करता है? इस सहयोग से इतना खुश होता है कि इसे अपना पुत्र भी कहता है और इसे खाने खाना की उपाधि भी दे देता है, ठीक है। तो ये 2-3 बातें हमने जान ली मोहम्मद शाह के बारे में। उसके बाद देखेंगे तो अंतिम शासक मोहम्मद शाह के बाद इसका बेटा अलाउद्दीन आलम शाह बनेगा। अगर कहा जाए ये तो नकारा था ही, इससे भी नकारा था। ये कहा जाता है कि अगर पूछा जाए आपसे कि सैयद वंश का सबसे कॉम्पिटेंट, योग्य, प्रतापी शासक तो खिज्र खान। हालांकि किसी का इतना ज्यादा अचीवमेंट नहीं है, फिर भी अगर चारों शासकों में देखा जाए तो खिज्र खान जो फाउंडर है वही सबसे ज्यादा कॉम्पिटेंट था। और सबसे ज्यादा नकारा अलाउद्दीन आलम शाह, जो 1445 में मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद शासक बनता है और इसका शासनकाल 1451 AD तक रहता है, ठीक है। इसको राजकाज में मन नहीं लगता था, ठीक है, और बिल्कुल ये ध्यान नहीं देता था किसी भी चीज पे, इसको कोई मतलब नहीं था राजकाज से। ये अंतिम सुल्तान तो था ही। ये 1447 AD में बदायूं जाता है। बदायूं उत्तर प्रदेश में पड़ेगा, ठीक है, आज का जो उत्तर प्रदेश है, तो बदायूं जाता है और वहीं पर ये शहर उसको इतना बढ़िया लगता है कि ये वहीं पे बस जाता है। तो ये वहां पे बस गया और बहलोल लोदी जो है फिर 1451 में दिल्ली को कंट्रोल कर लेता है। एक तरह से कहा जाता है कि इसने क्या किया, अलाउद्दीन आलम शाह ने, एक तरह से उसको कोई आपत्ति भी नहीं थी। जब बहलोल लोदी आके कंट्रोल करता है तो कोई उसको कोई आपत्ति भी नहीं थी। कहता है ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, हम तो यहीं रहेंगे। यानी कहा जाता है कि अलाउद्दीन आलम शाह ने एक तरह से थाली में सजाकर दिल्ली सल्तनत को बहलोल लोदी को सौंप दिया। बहलोल लोदी आता है 1451 में, कंट्रोल करता है दिल्ली सल्तनत को और लोदी वंश की स्थापना कर देता है। और ये लोदी वंश चलता है 1526 ईस्वी तक। और 1526 ईस्वी में फिर बाबर आता है और पानीपत की पहली लड़ाई होती है बाबर और लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी के बीच, और उसमें इब्राहिम लोदी हारता है और इस तरह से लोदी वंश की समाप्ति हो जाती है और इस तरह से दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हो जाएगी। और फिर बाबर मुगल सल्तनत की स्थापना कर देगा 1526 ईस्वी में। तो इस तरह से हमने सब कुछ देख लिया, पूरा देख लिया, चारों शासकों को देख लिया सैयद वंश के। तो थोड़ा सा एक बार यहाँ पे भी रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक हमने देखा तो खिज्र खान फाउंडर है, उसके 2 बेटे मुबारक शाह और फरीद। मुबारक शाह दूसरा शासक बनता है, फरीद शासक नहीं बनता, उसका बेटा फिर मोहम्मद शाह शासक बनता है, फिर उसका बेटा अलाउद्दीन आलम शाह शासक बनता है। शासन काल आपके पास लिखा हुआ है 1414 से 1421, फिर खिज्र खान, फिर 1421 से 1434 मुबारक शाह, फिर 1434 से 1445 जो है वो मोहम्मद शाह, और फिर 1445 से 1451 जो है वो अलाउद्दीन आलम शाह। ये मैं बता चुका हूँ। ये जो इनका शासनकाल है खिज्र खान, मुबारक शाह और मोहम्मद शाह का, तो इनके शासनकाल का जो अंत है वो इनकी मृत्यु के साथ ही होता है। यानी 1421 में खिज्र खान की मृत्यु हो जाएगी, 1434 में मुबारक शाह की मृत्यु हो जाएगी, 1445 में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन अलाउद्दीन आलम शाह 1447 में ही बदायूं चला गया और खुद ब खुद इसने शासन को एक तरह से छोड़ दिया। तो ये शासनकाल का अंत है इसके, अलाउद्दीन आलम शाह के मृत्यु का समय नहीं है। ये इसकी मृत्यु कहीं कहीं आपको 1476 मिलेगा और कहीं कहीं 1478 ईस्वी मिलेगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये सवाल बन जाता है कि किसका, कहीं छोटे एग्जाम में, यूपीएससी में तो डेट नहीं पूछेगा, लेकिन स्टेट सर्विसेज में कभी पूछ सकता है कि चारों का नाम दे देगा और वहां पे कहेगा कि किसके शासनकाल का अंत जो है उसकी मृत्यु से नहीं हुआ है। तो अलाउद्दीन आलम शाह, या तो डेट भी दे सकता है और आपको नाम भी दे सकता है, ठीक है। तो 1451 इसकी मृत्यु का समय नहीं है, इसके शासनकाल का अंत है। लेकिन यहाँ पर जो शासनकाल का अंत होता है खिज्र खान, मुबारक शाह और मोहम्मद शाह का, तो इनकी मृत्यु के साथ ही इनके शासनकाल का अंत होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए
जो हमें जानना था कि तारीख़ मुबारक शाही जो है ये लिखा गया है याहिया बिन अहमद सरहिंदी द्वारा, और ये हिस्टोरिकल सोर्स है एक तरह से सैयद वंश को जानने का ये एक ऐतिहासिक स्रोत है। ठीक है, इसी से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है सैयद वंश के बारे में, और साथ ही तारीख़ मुबारक शाही में कंप्लीट इंफॉर्मेशन है मुबारक शाह के शासनकाल का। लिखा किसने है? तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने। और याहिया बिन अहमद सरहिंदी को किसने संरक्षण दिया? यहाँ पे मैंने बता दिया है। हाँ, संरक्षण मिला है मुबारक शाह का। मुबारक शाह की उपाधि लेता है प्रथम सुल्तान, खुद को सुल्तान कहता है, प्रथम सुल्तान है एक तरह से ऑफिशियली सैयद वंश का। हालांकि दूसरा शासक है, पहला शासक अगर कहा जाएगा तो खिज़र खान को, लेकिन प्रथम सुल्तान इसको नहीं कहा जाएगा क्योंकि इसने खुद ही सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी। हाँ, ये खुतबा भी पढ़वाता है और अपने नाम से सिक्के भी चलाता है। इस तरह से प्रथम सुल्तान सैयद वंश का जिसने अपने नाम से सिक्के चलाए। ठीक है, कौन? मुबारक शाह। उसी तरह से मुबारक शाह के समय ही दिल्ली सल्तनत में फर्स्ट टाइम आप देखेंगे कि हिंदू अमीरों की चर्चा मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मुबारकबाद नाम का शहर बसा देता है यमुना के किनारे। ठीक है, संरक्षण देता है याहिया बिन अहमद सरहिंदी को। ठीक है, उस तरह से मोहम्मद शाह बनता है उसके बाद, और मोहम्मद शाह सरवरुल मुल्क के साथ मिलकर, सरवरुल मुल्क जो कि मुबारक शाह का वजीर है, उसी के साथ मिलकर मुबारक शाह की हत्या कराता है और फिर ये सुल्तान बन जाता है। लेकिन सुल्तान बनने के बाद भी ये सरवरुल मुल्क के हाथों की कठपुतली है, पपेट है। सरवरुल मुल्क की महत्वाकांक्षाएं बढ़ती हैं जिसकी वजह से मोहम्मद शाह इसकी हत्या कराकर किसी और व्यक्ति को इसकी जगह वजीर बना देगा। ठीक है, मोहम्मद शाह के समय ही महमूद खिलजी जो मालवा का शासक है, ठीक है, यहाँ मालवा का शासक है, उसका आक्रमण होता है। लेकिन इसके आक्रमण के समय सहयोग कर देता है मोहम्मद शाह को बहलोल लोदी, जो कि सरहिंद का उस समय गवर्नर हुआ करता था, और इस तरह से महमूद खिलजी को हराने में सफलता मिलती है मोहम्मद शाह को। और ये खुश होकर बहलोल लोदी जो है इसे अपना पुत्र भी कहता है और इसको उपाधि भी देता है खाने खाना का मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ, मोहम्मद शाह ने किसे पुत्र कहा? तो बहलोल लोदी को। मोहम्मद शाह ने किसे उपाधि दी खाने खाना की? तो बहलोल लोदी को। ये सवाल बन जाएगा एग्जाम में। ठीक है, यहाँ तक हो गई। और अंतिम शासक अगर पूछा जाएगा तो अलाउद्दीन आलम शाह। हाँ, क्या होता है? सबसे नकारा शासक है। 1447 AD में बदायूं जाता है। यह शहर उसको सबसे अच्छा लगता है, बहुत प्रिय लगता है, वहीं बस जाता है और ये अपनी गद्दी छोड़ देता है बहलोल लोदी के फेवर में। एक तरह से थाली में सजाकर जब बहलोल लोदी कंट्रोल कर रहा था तो इसको कोई आपत्ति भी नहीं थी, और बहलोल लोदी आता है, दिल्ली सल्तनत पे कब्जा करता है, कंट्रोल करता है दिल्ली सल्तनत को, और लोदी वंश की स्थापना कर देता है। तो इस तरह से हमने पूरी तरह से सैयद वंश को खत्म कर लिया। अभी आप एक लीजिए स्क्रीनशॉट। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे लोदी वंश को। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।